एग्जाम्पल 94 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर हमें कॉमन यूनिट एम्पलीफायर का सर्किट दिया हुआ है, डेटा हमें प्रोवाइडेड है। इसमें R1, R2, RC, RE, RL दिया हुआ है, HFE दिया हुआ है, HFE इनके वहाँ पर। अच्छा, इसको हमें बेसिकली करना यही है कि हमें यहाँ पे इनिशियली डीसी एनालिसिस परफॉर्म करना है। डीसी एनालिसिस की हम बात करते हैं तो प्रीवियसली बताया था कि जब हम डीसी एनालिसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं, कैपेसिटर हमारे पास क्या होंगे, ओपन सर्किट रहेंगे। इसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पे सप्लाई यूज हुई है वो डीसी एनालिसिस को ग्राउंड होगी। उनकी जो 20 वोल्ट है ये भी क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। इसकी वजह से सर्किट को हम लोग थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट भी बोलते हैं। Because in Thevenin equivalent circuit, we have a simple condition कि हम क्या करते हैं, जो भी सोर्सेस होती हैं उनको किल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे भी फर्स्ट स्टेप यही किया है कि जो डीसी एनालिसिस है उसमें हमने क्या किया, कैपेसिटर डीसी में होती है और जो हमारे पास सप्लाई है डीसी सप्लाई वो जो है आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, ग्राउंड यानी कि R1 और RC इन दोनों पॉइंट्स पे हमारे पास क्या होगा, ग्राउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे ग्राउंड कनेक्ट। अब एट दिस पॉइंट हमें यहाँ पे पहले हम निकाल रहे होते हैं VB। उस VB को हम लोग V थेवेनिन भी बोल सकते हैं, बिकॉज राइट नाउ वी डोंट हैव एनी सप्लाई। और इधर हम लोग क्या करते हैं, VB निकालते हैं विद रेफरेंस टू सप्लाई, मेन सप्लाई में हमारी VCC है। इसलिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि VTH जो होगा हमारे पास वो बराबर हो जाएगा VCC R2 अपॉन R1 प्लस R2। और जो यहाँ सप्लाई आ रही है वह क्या हो रही है, R1 और R2 के रूप में डिवाइड हो रही है। हमें इस पॉइंट के अक्रॉस क्या करना होगा, ये हमारे पास जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट इज कॉल्ड VTH। ठीक है, तो क्योंकि हमें बेस वोल्टेज निकालना है तो वो हम यहाँ पर उसको VTH का नाम भी दे रहे हैं। और सप्लाई जो हमें प्रोवाइडेड है हम उसी को कंसिडर करते हुए क्या करेंगे, बेस वोल्टेज इसके अक्रॉस फाइंड आउट कर लेंगे। देन बात आती है थेवेनिन रेजिस्टेंस की। जो हमारे पास इनपुट साइड पे दोनों रेजिस्टर्स हैं यहाँ पे, ये भी ग्राउंडेड हो गया है और R2 ऑलरेडी ग्राउंडेड है, मींस R1 और R2 अब आपस में क्या हो गए, पैरेलल में कनेक्ट। बस ये एंड इनका कॉमन था, ये जो एंड R1 का था ये अब ग्राउंड हुआ है और R2 का ऑलरेडी ग्राउंड है। जब थेवेनिन रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो हम लोग क्या होता है, सारी सोर्सेज में खत्म हुई हुई। तो RTH हमारे पास यहाँ से आ जाएगा R1 पैरेलल टू R2। RTH में कंफ्यूज नहीं हुईगा, बस ये वही RTH है जो हम लोग पहले प्रीवियसली डीसी एनालिसिस के अंदर R1 पैरेलल टू R2 फाइंड आउट कर रहे होते थे, ये वही है। अच्छा, ये निकालने के बाद अब जो हमारा एक्चुअल काम है वो है कि हमें फाइंड आउट करना है बेस करंट IB। अब IB के लिए अगर देखा जाए तो हमारे पास IB मस्ट भी जो है वो होना चाहिए VB अपॉन RB। अब VB की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो VB एक्चुअली क्या होगा, डिफरेंस होगा बिटवीन दिस VTH एंड दिस VB2E। अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे जो वोल्टेज आ रहा है इसको मैं माइनस कर दूँ बेस टू मीटर वोल्टेज ड्रॉप से, तो जो रिमेनिंग वोल्टेज बचेगा वो एक्चुअली क्या होगा, वो वोल्टेज होगा बेस के ऊपर। एग्जैक्ट बेस के ऊपर वोल्टेज आ रहा होगा ड्रॉप के बाद। इस वजह से यहाँ पे हमने क्या किया, VTH माइनस VE ले लिया। और पीछे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास बेस पे रेजिस्टेंस कौन कौन सी काउंट कर रही होंगी, यहाँ पे अगर देखा जाए हमारे पास तो डीसी एनालिसिस है तो ये कैपेसिटर ओपन सर्किट हुआ है। RE जो है हमारे पास ये इस सर्किट का पार्ट होगी, मीन्स के अब यहाँ पे बेस पे हमारे पास देखा जाए तो एक तो रेजिस्टेंस ये वाली आ गई, प्लस दूसरी जो हमारे पास रेजिस्टेंस आएगी वो आएगी RE, और वो हमारे पास आएगी HFE प्लस 1 इंटू RE, बीटा प्लस 1 RE आएगी।
बीटा प्लस वन आर ई जो है वो एक्चुअली डिफाइन कर रहा होगा यहाँ पे क्यू एम्पियर। आई बी हमारे पास यहाँ से फाइंड आउट होकर आ जाएगा 3.595 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, इस एग्जाम्पल के अंदर हमने क्या किया, इस एग्जाम्पल के अंदर हमने सर्किट को थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में ट्रांसफॉर्म किया। देन वी फाउंड आउट VTH। VTH कैसे निकल सकता है, यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर अप्लाई करेंगे तो VTH हम एक्चुअली इस पॉइंट को बोलते हैं। दैट वे वी विल हैव VTH थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। RTH की बात करेंगे एट द इनपुट साइड, RTH की बात हो रही है तो R1 पैरेलल टू R2, तो हमने ये निकाला। एंड देन हमने क्या किया, बेस करंट फाइंड आउट करा। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। देन नेक्स्ट हम आगे हम क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड आउट IC एंड IES। IC की बात करें तो IC हमारे पास होता है बीटा IB, तो HFP एक्चुअली बीटा ही है, तो IC यहाँ से हमारे पास निकल आएगा। IC आ गया हमारे पास, IB आ गया, अब रहता है IE। IE का हमारे पास जनरल फॉर्मूला वो है बीटा प्लस वन IB। बस IC और IE में बहुत देखा जाए हमारे पास स्लाइटली एक डिफरेंस आ रहा होता है। वही डिफरेंस जो है हमने यहाँ पे क्या किया, कंसिडर करा है। दूसरी बात कि यहाँ पे हमने RE को क्यों कंसिडर करा है, बस यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो AC एनालिसिस के अंदर तो कैपेसिटर क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। जब वो शॉर्ट हो जाता था तो आपके पास ये एक पाथ, शॉर्ट पाथ रहता था, RE को हम निगलेक्ट कर देते। बट राइट नाउ जब DC की बात हो रही है तो DC में हमारे पास जब इस पॉइंट पे हम आएंगे तो ये जो पार्ट है ये हो जाएगा ओपन। इट मीन्स हमारे पास जो इमीटर की बात करें तो इमीटर से करंट पास होने का यही एक रास्ता है। इस वजह से हमने यहाँ पे RE को कंसिडर करा हुआ। ठीक है, किसी को अगर एक कंफ्यूजन है कि सर यहाँ पे RE हमने क्यों कंसिडर करा है, तो उसका बेसिक रीजन यही है कि DC एनालिसिस है, कैपेसिटर आपके पास ओपन सर्किट हुआ है। इट मीन्स कि अब जो भी यहाँ पे करंट आ रहा होगा वो यहाँ से आगे क्या होगा, RE के थ्रू ही ग्राउंड हो रहा होगा। ये पार्ट क्योंकि ओपन सर्किट होगा। अगर AC एनालिसिस होता तो ये पार्ट शॉर्ट हो जाता, उधर हमारे पास ये RE जो है ये फिर इसका कोई काम नहीं करता। बट राइट नाउ वी आर हैविंग DC एनालिसिस, इस वजह से क्या होगा, कैपेसिटर वाला पार्ट ओपन होगा, उसकी वजह से जो भी करंट होगा वो थ्रू RE क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। इस वजह से हमने यहाँ पे क्या किया, RE को कंसिडर करा है। सही है। उसके बाद IC और IE की अगर हम बात करते हैं, IC इक्वल टू बीटा AB, ये पहले भी ये फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं। PDC के अंदर भी यही फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे थे। हाइब्रिड पैरामीटर है, इस वजह से बीटा की जगह HFE आ रहा है। देन इमीटर करंट की हम बात करेंगे तो जो जनरल फॉर्मूला है इमीटर करंट का वो है बीटा प्लस वन IB। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बीटा प्लस वन था तो HFP है हमारे पास, हमने क्या किया HFP प्लस वन IB ले। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, इमीटर करंट भी यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम इमीटर की बात करें तो अक्रॉस द इमीटर अगर हम करंट को कंसिडर करें तो इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे IC और IB दोनों का समीशन इधर आ रहा होता है। इट मीन्स मैं अगर IB को और IC को, इन दोनों को अगर ऐड भी करूंगा ना तो भी मेरे पास रिजल्टेंट इमीटर करंट ही आएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले के बगैर भी हम IE फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे IE बराबर होता है IC प्लस IB। वी हैव IB एंड वी हैव IC, अगर हम दोनों को ऐड कर लेंगे हमारे पास क्या होगा, एट द एंड IE आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक अननोन वैल्यूज में एक और अननोन वैल्यू क्या कौन सी रहती है, वो है VCE, यानी कि वोल्टेज फ्रॉम कलेक्टर टू इमीटर। इस पॉइंट का हमें वोल्टेज चाहिए। वी कैन अप्लाई KVL। KVL किस तरह से, ये सप्लाई है VCC, ये सप्लाई क्या होगी हमारे पास, ये सप्लाई ट्रेवल करते हुए इधर आएगी, इनके RC पे ड्रॉप होगी, मींस VCC माइनस ICRC।
उसके बाद फिर ये सप्लाई यहाँ VCE की तरफ आएगी, माइनस VCE, देन माइनस IERE। तो क्योंकि मुझे VCE फाइंड आउट करना है, तो ये जो VCE है इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पर रख दूंगा। मीनिंग एक्सप्रेशन मेरे पास रहेगी VCC माइनस ICRC एंड माइनस IERE। ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ रही है। VCE बराबर हो गया VCC माइनस ICRC माइनस IERE। So from here we will get VCE which is 9.784। सही है। हाँ बिल्कुल, हमारे पास दूसरी बात, ये जो इमिटर करंट की एक्सप्रेशन है ये ACO या DCO दोनों में अप्लाई होती है, तो कोई फर्क नहीं आता, ये एक्सप्रेशन यही हमारे पास यूज हो रही है। उसके बाद RE डैश हमने अभी तक फाइंड आउट नहीं करा था, तो RE डैश के लिए हमारे पास फॉर्मूला है अवेलेबल 25 मिलीवोल्ट ओवर IE। तो हमने यहाँ पे क्या किया, RE डैश फाइंड आउट कर लिया which is 25 मिलीवोल्ट ओवर कैपिटल IE। तो यहाँ से हमें RE डैश भी मिल गया। फिर रहता है हमारे पास स्मॉल RC। स्मॉल RC एक्चुअली क्या था, सब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल RC एंड RL। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, RC भी फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। देन अब रहता है गेन विच इज AV, हमारे पास था माइनस RC ओवर RE डैश। तो याद हो तो यहाँ पे ये बात हुई थी हमारी कि भाई अगर लोड कनेक्टेड है देन वी हैव टू कंसीडर लोड एज वेल। इस वजह से वोल्टेज गेन का फॉर्मूला चेंज होकर माइनस स्मॉल RC ओवर RE डैश हो जाएगा, बिकॉज ये स्मॉल RC है ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा RC पैरेलल टू RL। So from here we can easily find out voltage gain। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, देन फिर आगे देखते हैं। ठीक है, अभी तक हमने वोल्टेज गेन तक फाइंड आउट करा है। अच्छा, ये जो हमारे पास IC, IE और IB का रिलेशनशिप है ये DC और AC दोनों पे अप्लाई होता है। ठीक है, आप चाहे DC एनालिसिस परफॉर्म करें या AC एनालिसिस परफॉर्म करें, हमारे पास IE बराबर होगा IC प्लस IB। इसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, देन यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। नाउ इन दिस एग्जांपल हमारे पास डाटा इसी तरह लास्ट एग्जांपल की तरह प्रोवाइडेड है, बस फर्क ये आ रहा है कि इस डाटा में एक एडिशनल चीज़ आ रही है कि हमारे पास लास्ट टाइम बीटा HFE DC का दिया हुआ था, जस्ट दिस टाइम वी हैव HFE फॉर AC एज वेल। प्रीवियसली जो हमारे पास ये बीटा दिया हुआ था ये DC, दिस टाइम वी हैव DC एंड AC गेन बोथ प्रोवाइडेड। ठीक है, तो स्टेप्स अगेन सेम वही होंगे हमारे पास कि भाई यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप यही है हमारे पास, वी हैव टू फाइंड आउट VTH। VTH के लिए हमने क्या किया, VDR अप्लाई किया क्रॉस दिस पॉइंट, और हमने क्या किया VTH निकाल लिया। देन और RTH हमने क्या किया, R1 और R2 का पैरेलल सॉल्व कर लिया। RTH इस वजह से बोल रहे हैं कि जब हम लोग थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करते हैं हम सप्लाई को ग्राउंड कर देते हैं। कैपेसिटर्स आ रहे हैं DC एनालिसिस के अंदर, ये क्या हो जाएंगे ओपन। ठीक है, देन यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें आगे IB की बात करें तो IB अगेन जो प्रीवियस हमारे पास फॉर्मूला यूज हो रहा था वही फॉर्मूला यूज करते हुए अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ से IB फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ये सब DC वैल्यूज हमने निकाली है, AC कोई वैल्यू नहीं है इसमें। अगेन ICs फिर वही पुराने जो फॉर्मूला सेम वही फॉर्मूला यूज होगा। IE बताया था प्रीवियसली, अभी भी वही सेम फॉर्मूला यूज हो रहा है। देन VCE का भी सेम वही फॉर्मूला है, VCC माइनस ICRC माइनस IERE। देन रहता है हमारे पास RE डैश, IE हमने यहाँ निकाला हुआ है तो RE डैश इजिली फाइंड आउट हो जाएगा 25 मिलीवोल्ट ओवर IE।
उसके बाद स्मॉल आर सी हमारे पास था आर सी पैरेलल टू आर एल। ये हमने यहाँ पे निकाला है। स्मॉल आर सी से हमें नजर आ रहा है कि ये जो वैल्यू है ये हमारे पास आर ई डैश या स्मॉल आर सी, ये दोनों हमारे पास एसी के रेफरेंस से वैल्यू आ रही है। आर ई डैश इंटरनल रेजिस्टेंस है, बट ये जो स्मॉल आर सी आ रहा है ये हमारे पास एसी के ही रेफरेंस से आ रहा है। और इसको फाइंड आउट करने का रीजन ये है कि हमें यहाँ पे वोल्टेज गेन निकालना है। फॉर वोल्टेज गेन वी मस्ट हैव स्मॉल आर सी। तो हमारे पास स्मॉल आर सी यहाँ से आ गया। देन वी हैव वोल्टेज गेन फॉर्मूला व्हिच इज माइनस आर सी ओवर आर ई डैश। यहाँ से हमारे पास क्या होगा, वोल्टेज गेन फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आई होप क्लियर हो। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सेम एग्जाम्पल्स थी दोनों, हमारे पास सिर्फ डाटा का डिफरेंस था, बाकी हमने जो स्टेप बाय स्टेप अननोन वैल्यूज फाइंड आउट करी हैं वो सेम है दोनों के अंदर। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे एक और पॉइंट देख लेते हैं कि ये जो हम लोग वोल्टेज गेन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वोल्टेज गेन का के ऊपर लोडिंग का इफेक्ट क्या होता है। लोडिंग से मुराद हमारे पास यहाँ पे है आर एल। जब हम लोग आर एल यूज कर रहे होते हैं तो उस पॉइंट पे हमारे पास वोल्टेज गेन जो फाइंड आउट करते हैं इसमें क्या फर्क आता है। वही हमारे पास अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास लेट से आर सी है 3 किलो ओम, आर एल है कितना 12 किलो। इससे हमने स्मॉल आर सी निकाला 2.4 किलो एंड देन ए वी हमारे पास यहाँ पे आ गया माइनस आर सी और आर ई डैश लिया। आर ई डैश प्रोवाइडेड था, तो हमारे पास वोल्टेज गेन आ रहा है -96। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ कि मैं आर एल की जो वैल्यू है यानी लूप रेजिस्टेंस को अगर मैं हाफ 6 कर दिया। अब मेरे पास अगर नोट करें स्मॉल आर सी की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, कम हो गई। और उसकी वजह से हमारे पास अगर अब हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो आर सी और आर ई डैश है इसकी वैल्यू में भी क्या हो गया, फर्क आ गया। इट मीन्स कि हमारे पास अगर लूप रेजिस्टेंस कम है तो जो हमारे पास वोल्टेज चेंज भी आ रहा होगा वो भी हमारे पास कम आ रहा होगा। ठीक है, माइनस को अगर हम हटा दें, यहाँ पे माइनस को हटा के अगर हम गेन को देखें तो यहाँ 96 आ रहा था वोल्टेज गेन जब हमारे पास आर एल 12 किलो, और यहाँ पे हमारे पास आर एल क्या आ रहा है 6 आ रहा है 6 किलो ओम में। तो अब हमारे पास वोल्टेज गेन कितना आ रहा है 80 आ रहा है। मीन्स के अगर हमारे पास लोड रेजिस्टेंस कम है तो वोल्टेज गेन भी हमारे पास क्या होगा, कम आ रहा होगा। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पे इफेक्ट ऑफ लोडिंग का नाम देते हैं। भाई आपके पास लोड अगर क्या है, लोड रेजिस्टेंस अगर कम है तो आपको गेन भी अच्छा मिलेगा, बट इफ यू हैव हायर लोड रेजिस्टेंस देन क्या होगा, आपको जो वोल्टेज गेन होगा वो कम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसी फिगर के अंदर कहते हैं कि भाई हमारे पास क्या हो रहा है, लूप रेजिस्टेंस यहाँ पे हम कहते हैं वी हैव एन ओपन सर्किट देयर। ओपन सर्किट का मतलब मैक्सिमम रेजिस्टेंस। मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगी तो हमारे पास यहाँ पे गेन भी क्या आना चाहिए, मैक्सिमम आना चाहिए। और अगर लूप रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो क्या बात हुई थी कि गेन भी ज़्यादा होगा, और अगर लूप रेजिस्टेंस कम है तो गेन भी कम। तो अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन अब हमारे पास आर सी के अंदर क्या होगा, जस्ट कैपिटल आर सी रह जाएगा, जस्ट 3 किलो ओम। अब अगर मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूंगा वोल्टेज गेन, वो हमारे पास क्या होगा, इट्स अ मैक्सिमम गेन वी कैन हैव फ्रॉम दैट ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो मैक्सिमम गेन कब आता है, जब हमारे पास क्या हो, लोड ओपन सर्किट हो। तो हम लोग ओपन लोड वोल्टेज गेन का भी नाम दे रहे होते हैं।
ठीक है, ये वर्ड याद रखना, ओपन लोड वोल्टेज गेन भी हम इसको कहते हैं। और at this point we will get maximum, ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है इसमें, अभी जो हमने लोडिंग इफेक्ट की बात की कि ये लोडिंग इफेक्ट किस तरह से वर्क कर रहा है, जितनी लोड रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी हमारे पास जो वोल्टेज गेन होगा वो भी उतना ज़्यादा आएगा। लोअर द लोड रेजिस्टेंस लोअर द वोल्टेज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक कंफ्यूजन है तो पूछ लें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी हमारे पास इनपुट रेजिस्टेंस की, कि अगर हमें एम्पलीफायर की इनपुट इम्पीडेंस फाइंड आउट करनी हो तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। प्रीवियसली हम देख चुके हैं कि हमारे पास जो इनपुट इम्पीडेंस थी, जो हमने ड्राइव भी कर रहे थे कॉमन इनपुट एम्पलीफायर की कंडीशन में, R1 पैरेलल टू R2 पैरेलल टू Z इन बेस, ये हमारे पास थी क्या इनपुट इम्पीडेंस Z इन। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे जो Z इन बेस है, ये सिर्फ क्या होता है, ये सिर्फ वेरी कर रही होती है विद रिस्पेक्ट टू डीसी एंड एसी एनालिसिस। यानी कि हमारे पास जनरल फॉर्मूला तो यही है Z इन का, R1 पैरेलल टू R2 पैरेलल टू Z इन बेस। अच्छा, जब हम डीसी एनालिसिस की बात करते हैं तो वहाँ पे जो Z इन बेस है ये हम लेते हैं HFP +1 RE। क्योंकि आर ई डैश यहाँ पे नहीं आ रहा होता, जस्ट बिकॉज हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटर ओपन सर्किट हो रहा होता है तो आर ई के ऊपर सारा लोड जा रहा होता है। ये एच एफ पी यानी कि हमारे पास बीटा ही है, तो आर इन बेस हमारे पास यहाँ से आता है बीटा कैपिटल आर ई और डी सी। और अगर हम बात करेंगे एसी की तो यहाँ पे जो जेड इन बेस है ये हमारे पास एसी के अंदर आएगा एच एफ पी +1 आर ई डैश। ठीक है, एच एफ पी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है तो +1 कोई बहुत कह सकते हैं मेजर डिफरेंस आंसर में आपके नहीं लेके आ सकता, इस वजह से हमने इसको एच एफ पी आर ई डैश लिख दिया। नोट कर सकते हैं ये डीसी के लिए है, ये एसी के लिए। मीन जब हम जेड इन निकाल ले होंगे, जेड इन अगर हम लोग रिस्पेक्ट टू डीसी निकाल लें तो यहाँ पे जेड इन बेस की जगह आर इन बेस आ जाएगा। और अगर हम जेड इन रिस्पेक्ट टू एसी कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ जेड इन बेस की जो है हमारे पास वो क्या होगा, एच एफ ई आर ई डैश आ जाएगा। ठीक है, यहाँ इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जेड इन बेस और आर इन बेस यूज करेंगे फॉर डीसी एनालिसिस एंड फॉर एसी एनालिसिस। ठीक है, इसी के रेफरेंस से एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे हम लोग एक्चुअली फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, जेड इन बेस और जेड इन ही कर रहे हैं विद रेफरेंस टू एसी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला हुआ है भाई कि जेड इन फाइंड आउट करनी है, यानी कि इनपुट इम्पीडेंस फाइंड आउट करनी है। इनपुट इम्पीडेंस का फॉर्मूला था R1 पैरेलल टू R2 एंड पैरेलल टू Z इन बेस व्हिच इज हियर। तो भाई Z इन बेस हमारे पास है HFP RE डैश। ठीक है, तो यहाँ पे हमने HFP की वैल्यू ले ली और RE डैश यूज कर ली। RE डैश हमें यहाँ पे मेंशन है कितना, 24। ठीक है, ये जो सर्किट है ये इसी का इक्विवेलेंट सर्किट है जब हम क्या करते हैं, सप्लाई को रिमूव करते हैं। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर सप्लाई रिमूव हो गई, जो एसी एनालिसिस में हम लोग कर रहे थे कि सप्लाई रिमूव करते थे कैपेसिटर शॉर्ट कर, तो ये वही पार्ट है। यहाँ देख सकते हैं जब कैपेसिटर शॉर्ट हुआ है तो ये आर ई कैपिटल रिमूव होगा, यहाँ पे देखेंगे डोंट हैव कैपिटल आर ई। ठीक है, इसी वजह से जेड इन बेस का ये वाला फॉर्मूला हमारे पास यूज हो रहा है फॉर एसी। जेड इन बेस यहाँ से आ गई, देन जेड इन फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, R1 पैरेलल टू R2 पैरेलल टू जेड इन बेस। तो यहाँ से इजीली हमें क्या होगा, इनपुट इम्पीडेंस फाइंड आउट हो जाएगी, व्हिच इज 2.1 किलो ओम।
ठीक है। तो जो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज किया था हमने, वही हमने इधर क्या कर दिया सिंपल 9.9 में एज इट इज अप्लाई करा है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है कोई पूछ लें, है कोई क्वेश्चन? उसके बाद हम यहाँ पे मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की बात करते हैं कि हमारे पास अगर क्या हो रहा है, वी आर हैविंग मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, तो वहाँ पे उसका गेन कैलकुलेट किस तरह से होगा। तो उसके लिए हमारे पास सिंपल सी टेक्निक ये होती है कि जब हमारे पास मल्टीपल स्टेजेस आ जाए एम्पलीफायर के, तो हम क्या करते हैं, ओवरऑल गेन फाइंड आउट करने के लिए हम हर गेन को एक दूसरे से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। इससे क्या होता है, हमारे पास गेन फाइंड आउट हो जाता है और मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, यानी कि फॉर मल्टी स्टेज एम्पलीफायर हमारे पास गेन का फॉर्मूला जो होगा कुछ इस तरह से होगा, AV1 इंटू AV2 AV3 एंड सो ऑन, डिपेंड्स कि कितने स्टेजेस आपके पास कनेक्टेड हैं। करंट की बात करेंगे तो करंट में भी इसी तरह हो जाएगा। पावर की बात करेंगे तो अब हम AV टोटल और AI टोटल को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, पावर मिल जाएगी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे इसका एक प्रोसीजर दिया हुआ है। रीज़न ये है इस प्रोसीजर को डिफाइन करने का, और जब हम मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की बात करेंगे तो होगा ये कि फर्स्ट स्टेज का आउटपुट सेकंड स्टेज के इनपुट से कनेक्टेड होगा, बिकॉज वहाँ पे मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के अंदर कैस्केड कनेक्शन हुए हुए होते हैं। मीन्स फर्स्ट का जो आउटपुट होगा वो सेकंड का इनपुट बन जाएगा। अब जब फर्स्ट का आउटपुट सेकंड का इनपुट बन जाएगा तो क्या रीज़न है ये चीज़ डिफाइन करने का, बिकॉज जब फर्स्ट का आउटपुट सेकंड का इनपुट बन रहा होगा, इट मीन्स जो फर्स्ट के आउटपुट पे रेजिस्टेंस होगी RC, वो एक्चुअली सेकंड एम्पलीफायर की इनपुट रेजिस्टेंस बन जाएगी। इनके लोड के अक्रॉस जो इम्पीडेंस आ रही होगी हमारे पास स्मॉल RC, वो क्या होगा, वो जो आपके पास सेकंड एम्पलीफायर होगा उसकी इनपुट इम्पीडेंस कहलाएगी, बिकॉज आपका जो सेकंड एम्पलीफायर है वो क्या होगा, वो फर्स्ट के आउटपुट यानी कि RC पैरेलल टू RL से कनेक्टेड। ठीक है, तो प्रोसीजर हमारे पास में यही है कि फर्स्ट वी हैव टू परफॉर्म DC एनालिसिस, जैसे अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया था। उसके बाद RE डैश निकालेंगे, ये भी हमने प्रीवियस एग्जांपल में निकाली है। देन RC निकालेंगे, और उसके बाद वंस वी हैव RC एंड RE डैश वी कैन इजीली फाइंड आउट वोल्टेज। हर स्टेज के ऊपर हमारे पास ये वैल्यू जब निकल आएंगी तो हम इजीली क्या करेंगे, वन बाय वन हर स्टेज का वोल्टेज गेन भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मल्टी स्टेज एम्पलीफायर गेन कैलकुलेशंस। सही है, मैं जो एग्जाम्पल है ये भी दोबारा ये सेशन स्टार्ट करता हूँ, उसमें फिर ये एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ठीक है।